अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 7 बायोस्टैट्स का मेजर ऑफ रिलेशनशिप। मैंने बायोस्टैट की वीडियोस इसलिए बनाना शुरू किया क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो नहीं थी जो मुझे बायोस्टैट के हवाले से मिली हो, अच्छी वीडियो जिसमें साथ साथ समझाया जाए, मैथ्स की तरह इसको समझाया जाए। तो इसलिए फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं। ये मेजर ऑफ रिलेशनशिप में सबसे पहले आपने जो डेफिनेशन लिखनी है वो हमेशा सबसे पहले जो डेफिनेशन होगी वो स्कैटर डायग्राम की होगी। स्कैटर डायग्राम क्या होती है कि एक ग्राफ है, उसके अंदर जो है वो पॉइंट्स का एक सेट है, मतलब पॉइंट्स लगे हुए हैं। उसके अंदर जो एक वेरिएबल होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। जो इंडिपेंडेंट होगा ग्राफ के ऊपर वेरिएबल वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और जो डिपेंडेंट होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, बिल्कुल इस तरह से बना हुआ। ठीक है, एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट होगा और वाई पे डिपेंडेंट होगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना वो हमेशा रैंडम दिया जाता है, जो इंडिपेंडेंट होता है वो प्री असाइंड होता है। ये दो बातें इस पेज के अंदर याद करने वाली हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये कोरिलेशन। वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत ये ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल कोरिलेशन वाला। ये ज़रूर मस्ट आना है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब तो खैर यूएचएस का रूल चेंज होता जा रहा है। वो कह रही हैं कि एमसीक्यूज बेस आएगा, मतलब कि सारा कुछ, लेकिन अगर एससीक्यू आएगा तो ये मस्ट आएगा कोरिलेशन का। ठीक है, कोरिलेशन होता क्या है? दो वेरिएबल्स के दरमियान में जब आपने रिलेशनशिप को मेजर करना होता है तो उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, कोरिलेशन एक ऐसी टेक्निक है कि आप मेजर करेंगे दो चीज़ों के दरमियान में जो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है, मतलब कि रिलेशनशिप है, उसको मेजर करेंगे, उसको कोरिलेशन कहते हैं। जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है उसको आप आर से लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप भी कोई रिलेशनशिप फाइंड किया हाइट और वेट ऑफ द स्टूडेंट के दरमियान में, तो वो हमने लिख दिया। इसकी जो टाइप्स होती हैं वो होती हैं 5: पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, ज़ीरो कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास एक्स और वाई और वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, जैसे कि कोरिलेशन बिटवीन द चिल्ड्रन एज एंड चिल्ड्रन वेट। अगर कोई वेरिएबल इंक्रीज़ कर रहा है और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ कर रहा है तो कोरिलेशन नेगेटिव होगी, जैसे कि प्राइस ऑफ आइटम बढ़ती जा रही है और डिमांड उसकी कम होती जा रही है। जैसे कि आप देखो किसी भी चीज़ की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ज़ीरो कोरिलेशन क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो इसमें कोई नहीं आएगा। जैसे कि अगर प्राइस ऑफ आइटम है तो वो अगर हम देखें और मार्क ऑफ स्टूडेंट देखें तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन बनता नहीं है, तो इसलिए हम इसके अंदर कहेंगे कि वो ज़ीरो है। ठीक है, फिर उसके बाद परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि वैल्यू जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की होती है ना वो +1 होती है, तो उसको हम परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान में। जैसे देखो कि एक्स और वाई है, जहाँ पे एक्स नंबर ऑफ लीटर ऑफ ऑयल है और वाई जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हीकल है। ठीक है, तो ये दोनों के दरमियान में कोरिलेशन है। ठीक है, तो इसमें हम ये +1 अगर उसकी वैल्यू आएगी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने करना है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट की? देखो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर है, ठीक है, वो अगर एक्स और वाई वेरिएबल के दरमियान में लिया जाए या फिर वाई और एक्स के दरमियान में लिया जाए तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। जैसे कि आर एक्स वाई है और आर वाई एक्स है और ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द आर है। आर जो है ना वो एक प्योर नंबर है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसी के साथ लग रहा है। अगर तो एक्स और वाई किलोमीटर के अंदर मेजर होता है या मीटर के अंदर या केजी के अंदर, तो आर भी किलोमीटर, मीटर या केजी ही होगा। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ आर कभी भी चेंज नहीं होती। अगर कोई ओरिजिन का चेंज हो जाए, अगर स्केल के अंदर चेंज आ जाए, तो जैसे कि आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू भी है। आर जो होता है वो -1 और +1 के दरमियान में लाई करता है। जैसे कि -1 छोटा होता है आर से और +1 बड़ा होता है। लीनियर रिग्रेशन रिलेशनशिप में आर ज्योमेट्रिक मीन है दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, जैसे कि ये है, ये बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स है, और इसका स्क्वायर रूट अगर हम ज्योमेट्रिक मीन के अंदर ले लेंगे तो वो लीनियर रिग्रेशन रिलेशन आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हमारी बुक के अंदर एक और चीज़ लिखी है, ये चीज़ मैं आपको बाद अभी समझाती हूँ, लेकिन हमारी बुक के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं ना, वो प्रॉपर्टीज़ इस तरह से लिखी हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये तो हमने बात की सिमेट्रिकल है। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि जो एक्स और वाई का लेंगे और वाई और एक्स का लेंगे तो वो सेम आएगा। ज्योमेट्रिक मीन का भी हमने पढ़ लिया। उसने कहा है कि अगर आर पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब कि रिग्रेशन कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है। अगर आर नेगेटिव है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी नेगेटिव है। इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन है, ये भी हमने पढ़ लिया। पॉजिटिव नेगेटिव ये भी हमने पढ़ लिया। और अगर आर ज़ीरो है ना, तो जो वेरिएबल वन ऑफ द वेरिएबल एक्स और वाई कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई इसमें हमारे पास। उसके बाद ना एक चीज़ इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, उसमें क्या कहा हुआ है वो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। ये है एक कैरल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें जो कोर एक्स एंड वाई है ना, ये कोवेरिएंस है एक्स और वाई के दरमियान में। ये एक जॉइंट वेरिएशन है दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के दरमियान में होता है। एस टी एक्स जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है और एस टी वाई जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है। तो फार्मूला हमारे पास कैसे आएगा कि को वी इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। तो ये कैरल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। ठीक है, अब हम आते हैं कोरिलेशन के खुद के मतलब के उसके ऊपर। उससे पहले ना आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ। ये चीज़ देखो, ये ना अगर आपके पास डायरेक्शन जो मूवमेंट ऑफ वेरिएबल की सेम होगी तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, अगर डिफरेंट होगी तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा, अगर एक वेरिएबल की सेम वैल्यू होगी तो वो ज़ीरो कोरिलेशन होगा। ये चीज़ सिर्फ याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लीनियर कोरिलेशन है, ये लीनियर रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स के दरमियान में। नॉन लीनियर कोरिलेशन है तो इसमें ऑल पॉइंट जो स्कैटर डायग्राम के होंगे वो एक कर्व के अंदर लाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन में वो नहीं करेंगे। और मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, जिसमें ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हमने जस्ट अप्लाई करना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम इसको भी करके देखते हैं। ये फार्मूला क्या है कि ये इस तरह गलत हो गया। इस तरह ना ये फार्मूला है आर इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स वाई, इस तरह से लेना है। ठीक है, फार्मूला ये है। मैं आपको ना इसको थोड़ा बहुत करके दिखाती हूँ, सॉल्व करके दिखाती हूँ, तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि क्या सीन है। तो हम कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्यों ना पास पेपर से एक सवाल ले लूँ। ठीक है, जो हमारे पास पेपर्स है ना, उसमें एक क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है कि फॉलोइंग आर द ब्लड प्रेशर ऑफ द ईच 10 पेयर्स ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस। इसमें एक्स की वैल्यूज़ भी दी गई हैं और वाई की वैल्यूज़ भी दी गई हैं और इसको कहा गया कि कोरिलेशन कोफिशिएंट आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब हम ना इसके अंदर कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना अब उसका फार्मूला क्या है कि आर इज़ इक्वल टू एक्स वाई माइनस एन एक्स वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर ना हमें क्या चाहिए, सवाल में क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक्स और वाई चाहिए। ठीक है, फिर हमें एक्स का स्क्वायर चाहिए, फिर हमें वाई का स्क्वायर चाहिए और इस पोर्शन में आपने फाइंड कर लेना है एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। ठीक है, और वाई बार का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन। ठीक है, और ये दोनों फाइंड हो जाएगा और ये इस तरह से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ना एक्स और वाई आ जाता है। 118 मल्टीप्लाई बाय 115 इज इक्वल्स टू 13 50 70। इस इधर ना मैं टाइम अभी मेरे पास कम है तो मैं साथ साथ कैलकुलेट तो नहीं कर सकती, तो इसलिए जो बुक के अंदर लिखा हुआ है मैं वही कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, आंसर यही आता है। मैं चेक कर चुकी हूँ पहले ऑलरेडी ना। 14280 14396 16836 15128 15360 15624 और 16250। इसी तरह एक्स का स्क्वायर है 13924 113,456
113, 9, 24, 14, 400, 14, 884, 14, 884, 14, 884, 14, 400 और 1, 5, 3, 76 और 1, 5, 6, 25। इसका टोटल बना था 1, 4, 8, 9, 36। इसका टोटल बना 1, 4, 5, 7, 5, 7। ठीक है। इसी तरह एक्स वाई का स्क्वायर लेंगे तो 1, 3। इसका स्क्वायर अब लेना है खाली। ठीक है। एक्स स्क्वायर में इसका सिर्फ स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लेना है, इसका मतलब सबका अलग अलग, इसका भी अलग अलग लेना है। 1, 3, 2, 2, 5, 1, 4, 1, 6, 1, 1, 3, 4, 5, 6 और 1, 4, 1, 6, 1, 1, 3, 9, 2, 4, 1, 9, 0, 4, 4, 1, 5, 3, 7, 6, 1, 6, 3, 8, 4, 1, 5, 8, 76 और 1, 6, 900। इसका टोटल 1, 5, 2, 5, 3, 7। ठीक है। अब ये देखो सिग्मा, इसको मतलब इसका कैसे करना है कि ये जो टोटल एक्स का आया ना स्क्वायर वो 1207 है और इसका 1233 है। ठीक है। तो 1207 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। ये 10 आ जाते हैं। ओके। तो हमने क्या करना है 10। इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 120.7 आ जाएगा। ठीक है। अब 120.7 आ गया तो एक्स जो एक्स बार है ना ये आपने अलग अलग इनका लिखना है एक्स बार का। ठीक है। एक्स बार का ये है आंसर। इसी का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था तो एक्स का जो आंसर मतलब क्या बोलते हैं इसकी जो स्क्वायर रूट हटाने के लिए जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बार का आंसर। ठीक है। तो अब और हम अगर इसका मतलब ये देखो ना एक्स बार का ये आंसर आया तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो कि हमने यहाँ पे ये जो एक्स और वाई है इसका जो था सम 148,936 करना है। उसके बाद 10, उसके बाद एक्स बार का जो आया हमारे पास आंसर वो 120.7 आया और एक्स वाई का जो आंसर आएगा वो इसी तरह वाई बार का जो आंसर आएगा वो सारे वाइज को मिला के 1233 आया डिवाइडेड बाय 10। आंसर जो है वो 123.3 आया। जब 123.3 का आपने क्या लेना है मतलब कि स्क्वायर लेना है। ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर लेंगे तो वाई का आंसर इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है। ये इसका आंसर आएगा लेकिन ये भी आपने यहाँ पर नहीं लिखना, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे लिखना है। ठीक है। और 123.3 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह स्क्वायर रूट आएगा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा 14575। ठीक है। -10 और इसमें सिर्फ एक्स बार का स्क्वायर है तो मतलब 12.7 का स्क्वायर है। ठीक है। ये आएगा। उसके बाद वाई का जो स्क्वायर आएगा वो 152,537 है। उसके बाद -10 इंटू 123.3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर निकलेगा। तो आंसर जो आ रहा है वो 0.0138 है। ठीक है। वो ये आंसर आर का निकलेगा। तो इस तरह आपने फाइंड करना। वैल्यूज़ आप खुद पुट कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी आपके पास होता है। मेरा काम था सिर्फ फार्मूला समझाना, तो वो मैंने आपको बता दिया कि आपने फार्मूला कैसे लगाना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है। बाकी ऐसा इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी कोरिलेशन वाले में। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो वो आप मुझे फिर पूछ सकते हैं। अगर एक सवाल मैं आपको ना और यहाँ से दिखा देती हूँ कि इस तरह कैसे दिया हुआ है और इसने कहा कि आपने फाइंड करना है। इसी तरह हमने एक्स बार की एक्स स्क्वायर निकाल लिया है, वाई स्क्वायर निकाल लिया, एक्स वाई कर दिया, ये सारा कर दिया और फार्मूला यही पुट होगा और ये सारा करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है।
तो ये एक है, उसके बाद एक ये है, इसमें भी देखो एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं। एक्स की अब देखो इसने लेंथ और वर्क का बताया हुआ है, तो जो आपकी वैल्यूज़ है ना उसने ऐसे दी हैं। अब याद रहे कि ये जो है ना इसने ऊपर नीचे किया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, एक्स के ले लिया, वाई के ले लिया, और ये सारा सॉल्व करके आंसर यही आएगा। बस वो ऊपर नीचे ये चीज़ें कर सकता है, इसको ज़रा गौर से बड़े ध्यान से देखना कि वो ऊपर नीचे ना कर दे, ठीक है। तो ये सिर्फ था हमारे पास 5 क्वेश्चंस भी आपने इसके अंदर से देख लिए हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये कंप्लीट कोरिलेशन की मैंने आपको डिटेल्स भी बता दी, कोरिलेशन के बारे में भी बता दिया कि रिलेशनशिप कैसे फाइंड करना है, उसका फार्मूला भी देख लिया हमने, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने देख ली। और उसके बाद है इस चैप्टर में से chi स्क्वायर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रिग्रेशन वाला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो फिर ये हम करते हैं अभी, ठीक है।